शुरू में हमने बात की थी रिसर्च रिलेटेड कि कोई रिसर्चर है, उसने अभी पीएचडी शुरू करनी है, या कोई रिसर्चर है, उसने रिसर्च एरिया सेलेक्ट करना है, तो किस तरह के सवालों में उलझा हुआ होगा। उसके लिए क्वेश्चन है कि विच एरिया ऑफ रिसर्च शुड बी एक्सप्लोर्ड फॉर पीएचडी। मैंने जब पीएचडी शुरू की तो मुझे भी 2007-8 में इस तरह के क्वेश्चंस का ही सामना था। where areas of research should be which areas of research should be explored for PhD. I had a lot of papers to study. मैं सॉफ्टवेयर क्वालिटी में काम करना चाह रहा था। अच्छा, सॉफ्टवेयर क्वालिटी से रिलेटेड काम करना चाह रहा था, तो उसमें पता चला जी सॉफ्टवेयर क्वालिटी प्रिडिक्शन एक चीज़ होती है। अच्छा, सॉफ्टवेयर क्वालिटी प्रिडिक्ट करना यानी बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन क्वालिटी प्रिडिक्ट करना। अब इसके बारे में मुझे टास्क दिया गया कि जी आप पेपर्स ढूंढें और उनको पढ़ना शुरू करें। मैंने पेपर्स ढूंढने शुरू किए तो देवर एक्चुअली हंड्रेड्स ऑफ पेपर्स, और उनको स्टडी करना शुरू किया। तो मुझे ये समझ लें कि ये समझ आई कि आई शुड एक्चुअली कम अप विद कैटेगरीज ऑफ द स्टडीज़, ताकि मुझे पता चले कि क्वालिटी में किस किस तरह की स्टडीज़ हो सकती हैं, क्वालिटी किस किस टाइम पे मेजर की जा सकती है, या किस किस टाइम की मेजरमेंट्स को क्वालिटी प्रिडिक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जब मैंने ये सारा कुछ देखा तो आफ्टर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ पेपर्स आई केम अक्रॉस दिस टाइप ऑफ मॉडल, जिसमें मैंने कहा कि जी क्वालिटी जो है वो रिलायबिलिटी को भी क्वालिटी कहते हैं, परफॉर्मेंस को भी, स्टेबिलिटी को भी, डिपेंडेबिलिटी को भी, एंड सो ऑन। इसका मतलब एक डायमेंशन जो है ना वो क्वालिटी फैक्टर्स होती है। तो मैंने कहा ये 4 डायमेंशनल चीज़ है क्वालिटी प्रिडिक्शन, सॉफ्टवेयर क्वालिटी प्रिडिक्शन। और इसमें जो क्वालिटी मैयर करने के लिए बाज़ लोगों ने एनालिसिस के टाइम की मेजरमेंट्स ली होती हैं, बाज़ ने डिज़ाइन के टाइम की, बाज़ ने इम्प्लीमेंटेशन के टाइम की, बाज़ जो हैं वो एआई बेस्ड टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं, बाज़ एआई में जिसमें लर्निंग इन्वॉल्व है, और बाज़ जो है दूसरी तरह की टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब है एक डायमेंशन क्वालिटी प्रिडिक्शन मेथोडोलॉजी की है, ये टेक्निक की है। एक डायमेंशन सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल की है, जिसमें मेजरमेंट्स ली जा रही हैं। एक डायमेंशन फिर पैराडाइम की भी है। ये मेजरमेंट्स हो सकता है कि वो एनालिसिस की फेज़ की मेजरमेंट्स, लेकिन स्ट्रक्चरल पैराडाइम के मेट्रिक्स हों, या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम के मेट्रिक्स हों, जैसे नंबर ऑफ क्लासेज या डेप्थ ऑफ इनहेरिटेंस ट्री, या सर्विस ओरिएंटेड पैराडाइम के मेट्रिक्स हों, वगैरह वगैरह। तो मुझे मुख्तलिफ जो पेपर्स मिले, उन पेपर्स में से मैंने ये 4 तरह की डायमेंशंस निकाली, और ये सब कुछ मैंने मैन्युअली किया। यानी मैं वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा सारे का सारा मैंने मैन्युअली उसमें से सब चीज़ें निकाली। इट टुक मी अराउंड ए ईयर टू एक्चुअली कम अप विद दिस थिंग कि ये 4 तरह की चीज़ें होती हैं। और क्योंकि अब मैं सिर्फ ऐसे नहीं कि 5-7 पेपरों में से निकाल के बता रहा था, मैं कैटेगरीज बना रहा था कि रिलायबिलिटी से रिलेटेड स्टडीज़ अलग कर ली, परफॉर्मेंस से रिलेटेड स्टडीज़ अलग कर ली, फिर उनके अंदर मेजरमेंट्स देखी कौन कौन सी हैं, फिर मेजरमेंट्स देख के अंदाज़ा लगाया अच्छा ये एनालिसिस के टाइम की मेजरमेंट होती है, वो कैसे पता चलेगा एनालिसिस के टाइम की होती है, वो कहीं और से जाके देखना पड़ता है, वगैरह वगैरह। काफ़ी सारा कुछ किया। तो तकरीबन 1 साल बाद जो सारे डेटा से मैंने निकालने की कोशिश की, वो ही निकला। वो ज़बरदस्त पेपर भी पढ़ने थे, वो सारा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा था। तो उसके बाद मुझे समझ ही आई कि ये सही तरीका नहीं है। ये 1 साल तकरीबन ज़ाया ही हो गया, इसमें कुछ भी नहीं निकाला हमने से 1 साल में। उसके बाद मुझे मौका मिला उससे अगले ही साल 2009 में यूनिवर्सिटी ऑफ लिमरिक जाने का। वहाँ पर भी हमारा काम कुछ इस तरह का ही था। वहाँ पर जो हमारे सुपरवाइज़र थे वो भी कुछ इस तरह के काम कर रहे थे कि डेटा कलेक्शन करनी होती है। तो उन्होंने कहा कि आप डिफेक्ट, बल्कि अभी तक इस दरमियान में एक चीज़ और भी है कि ये जो क्वालिटी प्रिडिक्शन वगैरह करने के बाद में समझ आई कि मुझे तो किसी एक डायमेंशन में जाना पड़ेगा, किसी एक चीज़ को चूज़ करना पड़ेगा क्वालिटी फैक्टर्स में से। मैं तमाम क्वालिटी फैक्टर्स को लेकर नहीं चल सकता। तो रिलायबिलिटी के अंदर फॉल्ट्स या फेलियर्स की बात हुई, तो वहाँ पे हमने देखा कि डिफेक्ट्स का आना जो होता है उसको उसको लोग कैटेगराइज करते हैं रिलायबिलिटी की डायमेंशन में, रिलायबिलिटी के क्वालिटी फैक्टर के अंदर। तो फिर वो वहाँ से हमने डिफेक्ट्स को चूज़ कर लिया। तो जब यूनिवर्सिटी ऑफ लिमरिक गया तो उन्होंने कहा कि आप डेटा कलेक्ट करें रिसर्च पेपर से ही, वंस अगेन इसको लिटरेचर रिव्यू कहते हैं, और आप सिस्टमेटिक तरीके से परफॉर्म करें लिटरेचर रिव्यू,
और बताएं कि किस किस डायमेंशन में कितना कितना काम हुआ हुआ है, ताकि हमें नज़र भी आ जाए कि कहाँ कहाँ पे क्या पोटेंशियल है फ्यूचर का, फ्यूचर वर्क का, और कोई लिमिटेशंस क्या हैं। असल में हमारा ऑब्जेक्टिव था टू आइडेंटिफाई लिमिटेशंस ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्निक्स विच हैव बीन यूज्ड फॉर प्रिडिक्शन ऑफ डिफेक्ट्स। तो यहाँ से हम इनमें से क्वालिटी फैक्टर में से हम सिर्फ एक डायमेंशन के अंदर, एक फैक्टर के अंदर रुक गए थे, रिलायबिलिटी, और उसके अंदर फर्दर हमें पता चला कि डिफेक्ट्स का एक सब एरिया होता है। उसके बाद आई वॉज सपोज टू एक्चुअली कम अप विद दिस टाइप ऑफ प्लॉट, जो कि एग्रीगेशन कहला रही है, एग्रीगेशन नज़र आ रही है हमें कि न्यूरल नेटवर्क टेक्निक्स, न्यूरल नेटवर्क बेस्ड मॉडल किसने बनाया हुआ है, कितने परसेंट लोगों ने बनाया हुआ है, कोई और प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल कितने परसेंट लोगों ने बनाया हुआ है, ट्री बेस्ड ग्राफ बेस्ड अप्रोच जैसे कि बेजियन नेटवर्क्स होते हैं, ये कितने लोगों ने बनाया हुआ है, फजी अप्रोच कितने लोगों ने इस्तेमाल की। ये कैटेगरीज कुछ हमने कुछ पॉपुलैरिटी की बेस पे बना ली थी, नंबर ऑफ पीपल हु आर वर्किंग इन दीज कैटेगरीज। और फिर हमने वाई एक्सिस पे देखा ये कि मेजरमेंट्स किस तरह की होती हैं। तो सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स जो हैं वो प्रोडक्ट रिलेटेड मैट्रिक्स हो सकते हैं, प्रोसेस रिलेटेड, प्रोजेक्ट रिलेटेड, और उनका कॉम्बिनेशन भी लोगों ने इस्तेमाल किया हुआ है, अकेले अकेले भी इस्तेमाल किए हुए हैं। तो ये हमने देखना शुरू किया। अब इस तरह का प्लॉट में वंस अगेन चाहिए था, और आई वॉज आस्क्ड टू कम अप विद दिस प्लॉट मैन्युअली वंस अगेन। अब ये मैं तो एक दफ़ा एक साल ज़ाया कर चुका था, एंड आई हैड एक्चुअली 6 months टू डू ऑल दिस, रादर 3 months, 6 महीने में तो एक और प्रोजेक्ट था जो इसकी एक्सटेंशन थी। 3 महीने के अंदर ये वाला काम करना था। तो मुझे पता था कि ये मैं नहीं कर सकता इतनी सी देर में। व्हाट आई डिड वाज कि मैंने वो सारे के सारे पेपर्स जो थे, उनके एब्स्ट्रैक्ट्स और वो सारी चीज़ें मैंने मैटलैब का इस्तेमाल शुरू किया, और मैटलैब के ज़रिए मैंने उनको समझ लें पार्ट्स करना शुरू कर दिया, उसमें से कीवर्ड्स निकालना शुरू कर दिए और डेटा एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर दिया कि किस किस टाइप की ये अप्रोच है, किस टाइप की अप्रोच नहीं है। और ये करके मैंने शायद 2 हफ्ते में, प्रॉब्ली अगर मुझे सही से याद है, 2 हफ्ते में मैं इस तरह का मैंने प्लॉट निकाल दिया। तो दिस इज़ वन एग्ज़ाम्पल कि मैंने किया क्या, मैंने वहाँ से कुछ कीवर्ड्स लिए, उन कीवर्ड्स की बेस पे मैंने देखना शुरू किया, मैंने काउंटिंग करनी शुरू कर दी असल में ना। तो मैंने काउंटिंग कर करके ही सिर्फ कैटेगरीज बनानी शुरू कर दिया, और फिर उसको मैंने इवेंचुअली बाद में सिर्फ क्या किया, मैंने एज एन एक्सपर्ट उसको देख लिया कि जो मेरी काउंटिंग आई है कि अच्छा ये इस वाले पेपर में न्यूरल नेटवर्क का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, इस वाले पेपर में जेनेटिक एल्गोरिथम का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, और मैंने इसको कैटेगराइज किया है एज ए अप्रोच कि जिसमें जेनेटिक एल्गोरिथम इस्तेमाल हुआ भी है एक्चुअली पेपर में, कि सिर्फ वैसे रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल हो गए। वो जो पहले काउंट्स आए थे उस काउंट के ऊपर मैंने सिर्फ एक सुपरविजन, एक तरह से एक्सपर्ट बेस्ड एक्टिविटी की, और मुझे अपने ये प्लॉट जो है वो मुकम्मल सही फॉर्म में मिल गए। यानी करेक्शन की मैंने सिर्फ एक्सपर्ट की बेस पे बाद में, लेकिन जो मुझे पहले जो काउंट्स मिल गए और पेपर की कैटेगरीज मिल गई वो मुझे काफ़ी हद तक ऑटोमेटेड तरीके से मिल गई। तो मैंने वो एग्रीगेशन परफॉर्म की बेस्ड ऑन सर्टन कीवर्ड्स। तो ये जो हमने प्लॉट देखा, इसमें फाइंडिंग ये निकल आई कि प्रोडक्ट मैट्रिक्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक्स यूज टू परफॉर्म प्रेडिक्शन ऑफ डिफेक्ट्स। और प्रोसेस मैट्रिक्स को कुछ लोगों ने इस्तेमाल किया हुआ है, लेकिन वो बहुत कम है। फजी मॉडल के साथ प्रोडक्ट मैट्रिक्स को बहुत कम लोगों ने इस्तेमाल किया है। इसका मतलब है कि प्रोडक्ट मैट्रिक्स फजीफाइड फॉर्म में अगर हों तो अर्ली इन द लाइफ साइकिल शायद पोटेंशियल है काम करने का। बाकी अगर हम देखें तो प्रोडक्ट और प्रोसेस को भी लोगों ने कंबाइन किया है। प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट को कंबाइन करने की एफर्ट कोई बहुत ज़्यादा एविडेंस नज़र नहीं आ रही लिटरेचर के अंदर। तो यहाँ से हम काफ़ी कुछ निकाल सकते हैं। हम पोटेंशियल एरियाज निकाल सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि फजी विद प्रोडक्ट मैट्रिक्स। हम निकाल सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोसेस एंड प्रोजेक्ट, क्योंकि तीनों इंपॉर्टेंट तरह के मैट्रिक्स होते हैं। हम कह सकते हैं कि व्हाट आर दोज अदर मैट्रिक्स दैट पीपल हैव एक्चुअली यूज्ड, आर द मैट्रिक्स कॉमन इन ऑल दीज टाइप्स ऑफ वर्क। क्या इन मैट्रिक्स का ताल्लुक लोगों से है, पीपल से है हु परफॉर्म सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। इस तरह की चीज़ें हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ये तब तक पॉसिबल नहीं था जब तक हमें इस तरह का बबल प्लॉट नज़र नहीं आ रहा था, जिसमें हर बबल जो है वो असल में जितनी ज़्यादा परसेंटेज है उतना बड़ा बबल बना हुआ है। तो इस तरह की जो फाइंडिंग्स जो है हमें डेटा रैंगलिंग से मिल जाती हैं कि हमने अपने डेटा को किस तरह से स्ट्रक्चर किया, इस तरह से
या क्या करें, ग्रुप किया किसी ख़ास तरीके से, कंबाइन किया किसी ख़ास तरीके से, अरेंज किया किसी ख़ास तरीके से, तो ये हमारे पास कुछ कोई ट्रेंड निकल आया, कोई इंसाइट निकल आई, कोई इन्फॉर्मेशन निकल आई। अब एक और एग्जांपल देखते हैं जिससे हमें पता चल सकता है कि डेटा रैंगलिंग एक्टिविटीज़ किस तरह की होंगी या डेटा रैंगलिंग करते हुए क्या करना पड़ सकता है। एक अभी इफ़ यू रिकॉल हम अभी देख रहे थे कि एग्जांपल जिसमें ईमेल्स थी और ईमेल्स के टेक्स्ट को देखते हुए अंदाज़ा लगाना है कि ईमेल स्पैम है या नहीं। मैंने एक स्पैम फिल्टर बनाना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ईमेल्स गो थ्रू करनी पड़ेंगी सो दैट हम बता सकें कि कौन सी ईमेल स्पैम होती हैं, कौन सी नहीं होती। इसका मतलब है कि हम कुछ लेबल्स चाह रहे हैं, कुछ लेबल्स हमें लगाने पड़ेंगे। वो लेबल्स लगाने के बाद ही हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, कोई क्लासीफाई वगैरह बना सकते हैं। तो हमें जब डेटा देखना होगा हमें कुछ ईमेल्स गो थ्रू करनी पड़ेंगी। लेट्स गो थ्रू अ फ्यू ईमेल्स। मिसाल के तौर पे ये एक ईमेल है, इसमें हमें नज़र आ रहा है कि कोई चीज़ बाय करने का कहा जा रहा है और इसमें डॉलर का साइन आ रहा है। किसी को एड्रेस नहीं किया गया इस ईमेल के अंदर। कुछ एक और चीज़ हम नोटिस कर सकते हैं कि इसमें स्पेलिंग्स भी गलत इस्तेमाल हो रहे हैं। दिस इज़ अनदर ईमेल, और इस ईमेल में क्या हो रहा है, इस ईमेल में भी कुछ बाय करने को कहा जा रहा है। वेब होस्टिंग, स्पेलिंग इसमें भी गलत है और इसमें भी किसी को एड्रेस नहीं किया गया। डॉलर का साइन यहाँ पर भी आ रहा है। दिस इज़ अनदर ईमेल। इन दिस एग्जांपल शोज के एड्रेस तो किया गया, लेकिन इस एड्रेस करने से पता नहीं चल रहा कि द सेंडर एक्चुअली नोज द रेसिपिएंट और नॉट। यहाँ पर भी कुछ डॉलर का साइन हमें नज़र आ रहा है, कुछ इसमें फाइनेंशियल चीज़ें इसमें भी लग रही हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी भी गई है यहाँ पे अनलाइक प्रीवियस ईमेल्स। दिस इज़ अनदर शॉर्ट ईमेल, और इस ईमेल में क्या है, इस ईमेल में एड्रेस जब किया गया तो पता चल रहा है कि ये शायद मुझे जानता है कोई पर्सन, और ये AOA है। इसका मतलब है कि बड़ी कॉन्टेक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, मेरे कॉन्टेक्स्ट में है ये इन्फॉर्मेशन, और मैं इस तरह के लफ्ज़ वाली किसी ईमेल को शायद स्पैम नहीं कहूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद किसी जानने वाले की तरफ से आ रही है मुझे, ये कम अज़ कम मेरे इलाके के किसी बंदे की मुझे ईमेल आ रही है एंड आई वुड लाइक टू रीड दैट ईमेल। तो इन तमाम ईमेल्स में अगर हम देखें तो कुछ चीज़ें कॉमन है जो हम अभी साथ साथ देखते हैं। कुछ उनमें से एक कॉमन चीज़ क्या थी कि डॉलर का सिंबल आ रहा है। डॉलर का सिंबल आ रहा है जिस ईमेल में, वो हमें लग रहा है कि वो स्पैम है, और जिस ईमेल को मैंने यहाँ पे कहा कि स्पैम नहीं है, उसमें डॉलर का सिंबल नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि आई कैन कम अप विद अ मैकेनिज्म जिसमें मैं वंस अगेन काउंटिंग करूँगा। जैसे मैंने कुछ देर पहले काउंटिंग करके रिसर्च एरियाज निकाल लिए थे, बिल्कुल ऐसे ही मैं काउंटिंग करके निकाल सकता हूँ कोई ना कोई चांस कि ये ईमेल स्पैम है या नहीं। मिसाल के तौर पे मैं हर ईमेल को एक फीचर वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दूं, और मैं कहूं कि इस ईमेल में एक सेट ऑफ वर्ड्स अगर आया है तो मैं उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करूंगा। मसलन मैं कहता हूं कि जी डॉलर का वर्ड किसी ईमेल में आया तो मैं इस ईमेल में डॉलर वाले रिकॉर्ड उस इंस्टेंस के अगेंस्ट, डॉलर वाली एंट्री के अगेंस्ट एक 1 लिख दूंगा, और इस तरह से मैं काउंट करना शुरू कर दूंगा अपनी ईमेल्स को कि किस ईमेल में डॉलर का वर्ड आया है, और मैंने जो ओरिजिनल लेबल्स लगाए हैं उसमें से कितने लेबल्स में डॉलर वाली ईमेल को मैंने स्पैम कहा है। तो इसका मतलब है आई कैन कम अप विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ईमेल बीइंग स्पैम गिवन दैट अ वर्ड और अ सिंबल डॉलर अपीयर्स इन दैट ईमेल। तो इट इज़ एक्चुअली अकाउंटिंग एक्सरसाइज वंस अगेन, कुछ देर पहले की तरह। हमें प्रोबेबिलिटीज से क्या मुराद है, जो हमारा एग्जिस्टिंग सेट है ईमेल्स का जिसमें स्पैम और नॉट स्पैम पड़ी हुई हैं, उसमें से हमें सिर्फ काउंट करनी है कुछ चीज़ें कि ऐसी कितनी ईमेल्स हैं जो कि स्पैम थी और उसमें से डॉलर है, उसमें डॉलर था, इस तरह की चीज़ें काउंट करनी है। ये जो हम अभी बात कर रहे थे कि हम हर ईमेल को एक फीचर वेक्टर से रिप्रेजेंट कर देंगे, इसका मतलब है कि हम कहना चाह रहे हैं कि फीचर वेक्टर एक्स रिप्रेजेंट्स एन ईमेल, उसकी शक्ल अभी देखते हैं फीचर वेक्टर की, एंड वाई इज़ एक्चुअली द लेबल कि ईमेल स्पैम है या नहीं स्पैम। फीचर्स क्या हैं, फीचर्स इस तरह से निकल रहे हैं कि फीचर वेक्टर कैसे निकल रहा है कि सपोज़ मैंने 100 अल्फाज चुन लिए कि कुछ अल्फाज के बारे में बड़ा क्लियरली कह सकता हूँ कि अगर ये मेरी ईमेल में हुआ तो ये स्पैम नहीं होगी।
फॉर एग्जांपल मैंने कहा था कि AOA, और बिल्कुल ऐसे ही मैं कह रहा हूँ कि कुछ अल्फाज हैं जिनके बारे में मुझे लग रहा है कि ये स्पैम में ही ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं, सपोज डील का लफ्ज़ या डिस्काउंट का लफ्ज़। तो मैं कहता हूँ कि फीचर वेक्टर एक्स जो है उसमें इन 100 वर्ड्स के अगेंस्ट मेरी एंट्रीज जो होंगी वो या 1 हो सकती हैं या 0 हो सकती हैं। अगर एक वर्ड, फॉर एग्जांपल डील इज़ द जेथ वर्ड, इफ़ दिस वर्ड अपीयर्स इन माय एग्जांपल, तो मैं कहूँगा कि इस जगह पर एग्जांपल में 1 आ जाएगा वरना 0 आएगा। एक कंक्रीट एग्जांपल से देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक ईमेल है, इस ईमेल में ये लाइन लिखी हुई डील ऑफ द वीक बाय नाउ, और जो मेरे 100 वर्ड्स हैं उसमें कुछ वर्ड्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए, बाय, डील, डिस्काउंट, नाउ, सर, मैंने ये ऊपर वाले वर्ड्स यहाँ पर लिख दिए हुए। और अब मेरा जो फीचर वेक्टर एक्स होगा वो इस तरह का होगा, इस ईमेल में बाय आ रहा है इसलिए 1 आ गया, इस ईमेल में डील आ रहा है इसलिए यहाँ पर 1 आ गया, सिमिलरली इस ईमेल में नाउ भी है तो इसके अगेंस्ट भी 1 आ गया। तो ये हमें नज़र आ गया कि हम फीचर वेक्टर एक ईमेल के अगेंस्ट बना सकते हैं। मेरा जो ये फीचर वेक्टर है, ये फीचर वेक्टर एक ईमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मैं इस फीचर वेक्टर को इस्तेमाल करते हुए इसका मतलब है काउंट कर सकता हूँ द वर्ड बाय, हाउ मेनी टाइम्स द वर्ड बाय अपीयर्स, या in how many emails the word buy appears, in how many emails the word deal appears, and in how many emails the word now appears। ये सिंपल एग्रीगेशन से लगती है। अब सपोज मैंने असल में करना क्या है, मैंने करना ये है कि एक ईमेल की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि दिस ईमेल इज स्पैम गिवन अ पर्टिकुलर वर्ड। हमें एक वर्ड पता है, फॉर एग्जांपल डील का, जैसे मैं कह रहा हूँ तो डील का वर्ड हो तो ईमेल स्पैम होती है, ये बतानी है। ये बताने का हमें पता है, इफ़ यू रिकॉल योर स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी वाला कोर्स, उसमें आपने देखा था कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इस तरह से निकलती है, और ये जॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वाई क्या होती है, यहाँ पे एक्स फॉर एग्जांपल स्पैम और वर्ड है, तो वो होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स गिवन वाई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई गिवन एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। इन दोनों तरीके से जॉइंट प्रोबेबिलिटी को लिखा जाता है। तो वहाँ से मैंने ये फॉर्मूला लिखा। अच्छा, अब इसमें देखा जाए तो सिर्फ काउंटिंग है, प्रोबेबिलिटीज़ के नाम बड़े फैंसी लगते हैं लेकिन काउंटिंग है। पी स्पैम इज काउंट ऑफ स्पैम ईमेल्स वर्सेस ऑल ईमेल्स, मतलब टोटल जितना सेट है उसमें से स्पैम ईमेल्स का काउंट जो होगा मेरा पी स्पैम। सिमिलरली जो हमारी अगली प्रोबेबिलिटी है, जो हमारी अगली टर्म है, पी वर्ड गिवन स्पैम, इट इज़ काउंट ऑफ स्पैम ईमेल्स दैट कंटेन द वर्ड, अ पर्टिकुलर वर्ड। पीछे क्या है, क्या पी वर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ वर्ड निकालनी है, वो इस तरह से निकालते हैं, probability of word is equal to probability of word given spam into probability of spam plus probability of word given not spam into probability of not spam. All right. Probability of not spam is again count of not spam emails versus all emails. जैसे probability of spam एक चीज़ थी, वैसे probability of not spam भी एक चीज़ आ गई, और हमें बाकी सारी चीज़ें पता चल गई। अब देखते ही हैं कि अगर हमारे पास एक फोल्डर में स्पैम ईमेल्स पड़ी हों, एक में नॉट स्पैम ईमेल्स पड़ी हों, तो हमें ये सारा काम करना कितना मुश्किल लग रहा है, कितना आसान लग रहा है, ये कैसे करेंगे, कम से कम ये तो पता चल जाए। सपोज वी हैव 1500 स्पैम एंड 3500 नॉट स्पैम ईमेल्स, और ये अलग अलग फोल्डर में पड़ी हुई हैं, हमने लेबल कर लिए हैं किसी तरह से। अब हम बताने जा रहे हैं कि एक गिवन अ वर्ड क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये ईमेल स्पैम होगी या नहीं होगी, हम ये बताना चाह रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पैम यहाँ से बड़े आराम से पता चल रही है, 1500 डिवाइडेड बाय द सम ऑफ दीज टू वैल्यूज़, जो कि टोटल हमारी ईमेल्स बनेंगी। तो 1500 प्लस 3500 इज़ 5000, तो 1500 डिवाइड बाई 5000 बड़ा इजी सा मैथ है, 30%, 0.3। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट स्पैम इज 0.7, ये 1 माइनस 0.3 से भी निकल सकती है और इस तरह से भी निकल सकती है। नाउ सपोज मैंने कहा कि जी सर के साथ पता करते हैं, वर्ड सर के साथ पता करते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस ईमेल इज स्पैम ईमेल। व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू काउंट द इंस्टेंसेस ऑफ वर्ड सर इन ईच फोल्डर। अब ये मैनुअली नहीं काउंट करना है मैं बड़े आराम से पार्स करके पूरे फोल्डर के अंदर हर फाइल को पार्स करके मैं देख सकता हूँ
कितनी ईमेल्स हैं जिसमें वर्ड सर आ रहा है। रिमेंबर मेरा वेक्टर इस तरह का है, उसमें एक दफ़ा सर आएगा, 2 दफ़ा आएगा, तो मैंने उसको 1 लिखा हुआ है। आप इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं, आप यहाँ पे काउंट ले लेंगे तो फिर ये काउंट थोड़ा सा बदल जाएगा, यहाँ पे फिर 1 की जगह एग्जैक्ट काउंट आ रहा होगा। तो काउंट इंस्टेंसेस ऑफ ईमेल्स जिसमें वर्ड सर आ रहा है इन ईच फोल्डर, जो कि मैं कह रहा हूँ मैनुअली करने वाला काम नहीं है, ये हम पार्स करके एक छोटा सा कोड लिख के काम कर सकते हैं। Say you get 16 occurrences in spam folder and 150 occurrences in not spam folder. तो जो हमने यहाँ पर भी अपना वर्ड नॉट स्पैम और वर्ड गिवन स्पैम देखा था, उसको इस्तेमाल करते हुए 16/1500 करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, क्योंकि हमारे पास 1500 ईमेल्स ऐसी थी जो स्पैम ईमेल्स थी। वर्ड गिवन स्पैम था, द काउंट ऑफ स्पैम ईमेल्स दैट कंटेन द वर्ड द कंटेन दिस वर्ड, वो हमने निकाला। स्पैम ईमेल्स में से 16 दफ़ा ये वाला वर्ड आया, और बिल्कुल ऐसी नॉट स्पैम में से 150 मरतबा ये वाला वर्ड आया। इसकी भी हमारे पास वैल्यू आ गई प्रोबेबिलिटी की। अब हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पैम दैट दिस ईमेल इज स्पैम गिवन द वर्ड सर वो निकालने की कोशिश की। तो हम सिर्फ प्लग इन कर रहे हैं ये वाली वैल्यूज़, 0.106 यहाँ पर प्लग इन हो गया, 0.3 इधर प्लग इन हो गया, यहाँ से उठ के इधर प्लग इन हो गया, और 0.0428 हमने अभी ये निकाला था, ये इधर प्लग इन हो गया, और 0.7 भी प्लग इन हो गया। सिंपल काउंटिंग की हमने और कुछ भी नहीं किया, और हमें पता चल गया कि अगर वर्ड सर आ रहा होगा तो उस ईमेल के स्पैम होने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी लो है। इस तरह की एक्सरसाइज हमारी छोटी सी काउंटिंग एक्सरसाइज, और थोड़ा सा उसमें हमें पार्स करने का कोड लिखना पड़ा, और अगर लेबल डेटा पहले से हो तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर हमें कुछ लेबल डेटा बनाना पड़ेगा। वो हमारी कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट यकीनन है कि वो एफर्ट कैसे लगानी है, वो एफर्ट तो है, लेकिन उसके बाद वाली काउंटिंग वगैरह की एफर्ट है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो सकती है, और हम अपने डेटा से बहुत कम टाइम में कुछ इस तरह की इंसाइट निकाल रहे हैं कि कैन कम अप विद मेथड जो कि हमें बताएगा कि ईमेल स्पैम है या नहीं। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं रैंगलिंग की एक्टिविटीज़ से रिलेटेड, या